नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। ये बात हम आपको बार बार कह चुके हैं कि बिहार की सियासत में उठापटक का दौर अब शुरू हो चुका है। चुनाव आने में बेशक बहुत समय बाकी रह गया हो, लेकिन चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज हो गई है। सियासी गलियारों में उफान इस वक्त मारना शुरू हो चुका है दोस्तों। तूफान आ रहा है, लेकिन ये तूफान किसको बर्बाद करके जाएगा, किसको तबाह करके जाएगा, फिलहाल के लिए पता तो नहीं चला है, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है लेकिन कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को हो सकता है। देखिए, लोकसभा चुनाव के समय में नीतीश कुमार ने एक ऐसा खेल खेला दोस्तों, जिसकी वजह से आरजेडी को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव भी इस मोर्चे में सबसे आगे नजर आ रहे हैं और अपने साथ साथ वो अपने बेटे को भी भरपूर राजनीतिक हक दे रहे हैं, अपनी पार्टी का हक दे रहे हैं, जिससे कि ना सिर्फ आरजेडी का विस्तार हो बल्कि उस विस्तार का असर आगामी विधानसभा चुनाव में भी नजर आए। वैसे तो तमाम जितने भी क्षेत्रीय दल हैं बिहार में, वो जोर आजमाइश कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनका कुछ तो पलड़ा भारी हो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी में मुकाबला नजर आ रहा है तो जाहिर सी बात है विपक्ष के तौर पर आरजेडी का पूरा खेमा, जिसमें कांग्रेस उनके साथ है, दूसरी तरफ एनडीए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बाकी के सहयोगी दल चुनाव लड़ सकते हैं, जिसकी पूरी संभावना जताई जा रही है। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि बिहार में इस समय सियासी हलचल कुछ यूं तेज है कि चूड़ा दही का भोज, जिससे एक सियासी घटनाक्रम शुरू होता है दोस्तों। पशुपति पारस जो है, उन्होंने सबके होश उड़ा दिए ये कहते हुए कि लालू प्रसाद यादव हमारे बड़े भाई हैं, और अचानक वो लालू प्रसाद यादव की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं। फिर एक ही हफ्ते में तीसरी बार उनकी मुलाकात हो जाती है लालू प्रसाद यादव से। इसी के बाद से अटकलें शुरू हो गई थी कि क्या बिहार की राजनीति में ऐसी हवा चल रही है जो हवा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, और अब कहीं ना कहीं वो नजर आ रहा है दोस्तों। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि तीसरी बार मुलाकात, एक हफ्ते में तीसरी बार मुलाकात होना या दूसरी बार मुलाकात होना पशुपति पारस का लालू प्रसाद यादव से कोई आम बात नहीं है। ऐसे में अब उनका एक नया बयान सामने आया है दोस्तों, जिसने फिर से सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बिहार में किसी भी वक्त सियासी बाजी पलट सकती है। पशुपति पारस झटका दे सकते हैं एनडीए को। मैंने बार बार बताया आपको इसलिए क्योंकि कुछ बयान ही ऐसे आ रहे थे, और अब तो ऐसा बयान सामने आया है जिसने इस बात पर मुहर लगा दी है दोस्तों। फिलहाल के लिए ये जो खबर है कहती है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के महागठबंधन में जाने की अटकलें तेज हो गई उनके बयान की वजह से, क्योंकि एनडीए से साइडलाइन किए जाने पर उनका जो दर्द है वो छलका है। उन्होंने अपना दर्द जाहिर किया है दोस्तों। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख हैं पारस ने ये कहा है कि एनडीए ने दलित की पार्टी समझकर लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया था। 2024 के चुनाव में आपके जानकारी में होगा दोस्तों कि बीजेपी ने रालोजपा की जगह चिराग पासवान की पार्टी को तरजीह दी थी, इंपॉर्टेंस दी थी, महत्वता दी थी, और उनकी पार्टी के नेताओं को जो है मंत्री पद जो है मिला था, या सीटें आप कह सकते हैं, वो दी गई थी। चिराग पासवान फिलहाल के लिए केंद्र में मंत्री हैं। अगर बात की जाए उनकी पार्टी की, यानी पशुपति पारस की पार्टी की, तो राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव के मुखिया, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति पारस राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर चुके हैं, और इस मुलाकात के बाद ही ये कहा जाने लगा कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। क्योंकि ये जो मुलाकात है, कोई भी मुलाकात राजनीति में आम नहीं होती है दोस्तों, और वो भी तब जब वो विपक्ष के एक बड़ी पार्टी के साथ सत्ता पक्ष के एक सहयोगी दल के साथ हो रही हो, तो वो बिल्कुल भी आम नहीं हो सकती। फिलहाल के लिए ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव से पशुपति पारस की जो मुलाकात हुई, आधे घंटे तक 15-20 मिनट 25 मिनट तक बातचीत हुई, और वो जब बातचीत से निकले तो मीडिया पर भड़कते हुए पशुपति पारस कहते हैं कि किसी से मुलाकात करना ये कोई गुनाह तो नहीं है। लेकिन इसके बाद
अपना दर्द उनका छलकता हुआ नजर आता है और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि बीजेपी ने उनको साइडलाइन करने का काम किया है। अब तो दलित पार्टी का भी टैग लगा दिया है पशुपति पारस ने कि दलित पार्टी हम थे, दलितों का विरोध कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी करती है, इसलिए उसने हमारे साथ इस तरीके का बर्ताव किया लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव से ही वैसे तो ये सियासी हलचल तेज हो गई थी और अंदेशा जताया जाना शुरू हो गया था कि पशुपति पारस कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये मैं बार बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि बिहार में एनडीए में फिलहाल के लिए 5 घटक दल बताए जाते हैं, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, रालोजपा है, बाकी की पार्टियां भी हैं, बीजेपी खुद है। तो इन पार्टियों में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को गिना जाता है या फिर नहीं गिना जाता है, ये पशुपति पारस बार बार बयां कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनको या उनकी पार्टी को गिनती ही नहीं है। भाजपा जितनी भी बिहार में उन एनडीए के सहयोगी दल हैं उसमें रालोजपा की गिनती ही नहीं करती। हमें एक तरीके से हमसे नाता जो है वो तोड़ दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने हमसे नाता तोड़ दिया है, ये कहते हुए नजर आए थे पशुपति पारस। अब वो ये कह रहे हैं कि दलित पार्टी हैं हम, इसलिए हमारे साथ ये बर्ताव किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या इसी मुद्दे को लेकर महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं पशुपति पारस? और अगर बने तो दलितों के अपमान पर आरजेडी बीजेपी को कैसे घेरेगी, ये सबसे दिलचस्प मुद्दा होगा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। फिलहाल के लिए ये देखिए, कहा जा रहा है कि 243 विधानसभा सीटों पर संगठन को मजबूत करने की बात जो है कही जा रही है। रालोजपा जो है राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जो बुलाई जाएगी उसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी और उसी में ये बताया जाएगा कि महागठबंधन का हिस्सा रालोजपा बनने वाली है कि नहीं बनने वाली। हालांकि जब पशुपति पारस से ये सवाल किया गया कि क्या आने वाले समय में महागठबंधन का हिस्सा पशुपति पारस अपनी पार्टी को बनवाने जा रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि इस पूरी बात को आप फिलहाल के लिए राज ही रहने दीजिए, राज को राज ही रहने दीजिए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन क्या वाकई में अब ये राज रह गया है? दोस्तों, दो बड़े नेताओं का एक साथ मिलना, पशुपति पारस कोई छोटे कद के नेता नहीं है। जब वो रामविलास पासवान की पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे जिस समय, यानी लोक जनशक्ति पार्टी का, जिस समय जो अभी फिलहाल के लिए चिराग पासवान कर रहे हैं, उस समय भी उनकी अहम भूमिका थी। लेकिन अपनी हिस्सेदारी के लिए वो लोजपा से अलग होते हैं, अपनी ही पार्टी को 2 धड़ों में बांट देते हैं, घटक दल। हालांकि उसके लिए उनको बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। रामविलास पासवान के तमाम जितने भी समर्थक थे, जितने भी वोटर्स थे, जब उनसे उनका मत मांगा गया कि वो क्या सोचते हैं पशुपति पारस को लेकर या उनके इस कदम को लेकर, तो उनका बहुत विरोध हुआ है। लेकिन उसके बाद केंद्र की मोदी सरकार ने ही उनको बहुत ज्यादा तरजीह दी दोस्तों। लेकिन फिर क्या होता है, फिर नीतीश कुमार का विरोध करते करते चिराग पासवान मोदी जी का समर्थन करने लगते हैं और चिराग पासवान को एकदम से वही हनुमान की भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कदर देखते हैं कि उनको केंद्रीय मंत्री का पद मिल जाता है। इस बात से खफा अभी तक पशुपति पारस है और वही नाराजगी, वही तलखी जो है उनके बयान में बीजेपी के लिए फिलहाल के लिए नजर आ रही है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि बिहार में क्या क्या सियासी घटनाक्रम जारी है। 18 जनवरी को राहुल गांधी बिहार के पटना पहुंचे, वहां पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। ना सिर्फ कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की बल्कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, इन सबसे उनके आवास पर जाकर मुलाकात की, जहां पर उनकी बेटी भी मौजूद थी, तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद थे, मनोज झा भी मौजूद थे, उन सबसे मुलाकात की। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो आशंका जताई जा रही थी कि आरजेडी हो या कांग्रेस हो, महागठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं एक साथ, इस पूरी की पूरी आशंका पर पूर्ण विराम लगा दिया राहुल गांधी ने। उस पूरी बैठक के बाद यह अंदाजा लगाया जाना शुरू हो गया कि महागठबंधन ने अपनी तैयारी बिहार में शुरू कर दी है। दूसरी तरफ एनडीए के खेमे से यह खबर सामने आती है, नीतीश कुमार फिलहाल के लिए बीते कुछ समय में तो एक्टिव नजर आ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव के एक करीबी नेता पर ईडी की छापेमारी के बाद
जिस तरीके से ये बताया गया कि नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं को या नीतीश कुमार को डराया जा रहा है कि अगर आपने कुछ कदम उठाया चुनाव से पहले या आप आरजेडी के खेमे में गए, महागठबंधन का हिस्सा बने, तो आपके साथ भी यही होगा। इस तरीके की कुछ आशंकाएं जताई जानी शुरू हो गई थी। उसके बाद से ही नीतीश कुमार काफी ज्यादा खामोश नजर आ रहे हैं। ऐसा कोई घटनाक्रम नजर फिलहाल के लिए नहीं आ रहा है उनकी तरफ से, लेकिन फिर भी अंदेशा जताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी हरकत से कभी बाज नहीं आते हैं। उन्होंने पहले भी बहुत रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री की शपथ लेने से लेकर तमाम पलटी इधर उधर मारने से लेकर अपना ही बयान बार बार बदलने तक। तो कैसे विश्वास किया जा सकता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे नीतीश कुमार का मिजाज नहीं बदलेगा। पर फिर भी एक उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार नीतीश कुमार पलटेंगे नहीं, और इस बार कम से कम अगर परिवर्तन होगा तो नीतीश कुमार की तरफ से तो परिवर्तन नहीं होगा। इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इन उम्मीदों पर नीतीश कुमार खड़े उतरेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि फिलहाल के लिए आरजेडी की तरफ से, पशुपति पारस की तरफ से जो घटनाक्रम जारी है, उससे आगामी विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ता है और बीजेपी नुकसान में रहेगी या फिर फायदे में रहेगी। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।